इसी को तो कहते हैं दामन मिट्टी का। देखिए दामन मिट्टी का 8 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान 2021-22 बजट गांव और किसान। इस पर हमारी चर्चा जारी है, जिसमें हम विश्लेषण कर रहे हैं कि आज के पेश किए गए बजट में गांव और किसानों को क्या कुछ मिला है। एक बार फिर से इस बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है उसमें इजाफा किया गया है और कई जो तोहफे हैं वो एक तरह से किसानों को इस बजट में दिया गया है। पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा है इस बजट में गांव और किसान के लिहाज से, इसके बारे में बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। 2 माननीय सांसद हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, इसके अलावा श्री मुकेश राजपूत जी, और इसके साथ ही हमारे साथ यहां पर मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी फूड प्रोसेसिंग के श्री मनोज जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो इस चर्चा की हम शुरुआत करें और इस समय सबसे पहले मस्त जी आप बताएं कि आप किसान नेता हैं और किसानों की अगुवाई करते हैं, और ऐसे में जब गांव और किसान का बजट आप देख रहे हैं इस बार का, उसमें क्या आपको लगा है कि किस तरह से जो कृषि के क्षेत्र ने एक सकारात्मक वृद्धि दिखाई है इतनी मुश्किलों भरे समय में भी, वो कैसे आगे रहेगा ये विकास दर, इसके लिए कौन सी खास बातें हैं इसमें? देखिए, मैं 1991 से संसद में हूँ और मैंने कांग्रेस की सरकारों को देखा है और गैर कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है जी। ये पहली सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिसने किसानों के समृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया जी। शासन से अपेक्षा होती है कि किस क्षेत्र में कितना ज्यादा बजट देंगे और किन योजनाओं को उन बजट में शामिल करेंगे, उन किन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। कृषि के क्षेत्र में जितना बजट बढ़ा है आज तक 10 गुना बजट 1991 से लेकर 2013-12 में जिसमें मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार चली, उसके 10 गुना बजट कृषि के क्षेत्र में बढ़ा है। गांव के विकास में 10 गुना बजट बढ़ा है। ये साबित करता है कि भारत की ये सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार किसानों के समृद्धि के लिए किस तरह का काम करती है। जो लोग कभी 6 पैसा नहीं दिए वो लोग भी किसानों के हित की बात करते हैं। जब 6,000 रुपया उसको सालाना जाता है किसान के खाते में और एक परिवार में जितने लोग खसरा खतौनी में जिनका नाम होता है सबके खाते में जाता है, तो आषाढ़ में और रबी की बुआई के समय, खरीफ और रबी की बुआई आषाढ़ और रबी कार्तिक में होती है, जो कठिनाई किसानों की होती है उस कठिनाई का समाधान कैसे होता है उस समय जाकर गांव में देख सकते हैं। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूं इस बात को कि महिलाएं खेती में काम करती, वो भी किसान जो खेती में काम करता है उनका सहयोग करती है, उनके भी खाते में 500 रुपया जा रहा है। जी जी। 60 वर्ष के बाद के किसानों को पेंशन देने की योजना इस सरकार ने बनाई। किसानों के स्वास्थ्य की चिंता ये सरकार ने किया है, उसकी शिक्षा की ये सरकार ने चिंता किया है। जो कभी गांव गरीब किसान की बात करते थे, मेरी बात सुने, जो भी है कि एमएसपी इतनी ज्यादा किसी और सरकार ने नहीं दी जितनी इस सरकार ने दी है। लगातार एमएसपी में भी बढ़ोतरी लागत का 1.5 गुना जी, कृषि के लागत का 1.5 गुना कीमत दे देना और उसके लिए कानून बना देना, ये पहली सरकार हमारी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार काम कर रही है। स्वामीनाथन साहब की कमेटी की रिपोर्ट की जो लोग बात करते हैं वो लोग पूरी रिपोर्ट पढ़े भी नहीं है। मैं किसान हूँ, उस रिपोर्ट को पढ़ा हूँ और मैं स्वामीनाथन साहब की उस लेख को भी पढ़ा हूँ। जब ये नई कृषि नीति, हमारे इतने दिन से लंबित कृषि नीति जो किसानों को बेहाल करा रही थी, नई कृषि नीति लागू हुई तो स्वामीनाथन साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई समाचार पत्रों में लेख लिखा कि मेरे बहुत हद तक मेरी प्रस्ताव की मांगों को मान ली गई है। आज भी भ्रम फैला रहे हैं लोग और ये सरकार ने इस बजट में कानून बना दिया कि लागत का 1.5 गुना
दाम हम कृषि के उत्पादन को देंगे ही, और कई जल्दी खराब हो जाने वाली चीजों को भी एमएसपी में शामिल कर लिया। जी बिल्कुल। मुकेश राजपूत जी, अब आपका मैं रुख जानना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि बताएं आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं, और क्या सरकार का जो फोकस है वो लगातार इसी पर बना हुआ है कि 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ानी है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर किसान बनाना बेहद जरूरी है, और इसी दिशा में जाता हुआ ये बजट नजर आ रहा है? देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेके आज तक बराबर निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे जो कृषि मंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र तोमर जी द्वारा बराबर किसानों के हित में निरंतर काम किया जा रहा है। किसानों की आमदनी 2022 तक कैसे बढ़े, उसके लिए एक नहीं, किसानों के लिए कई योजनाएं लाए। सबसे पहले तो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए व्यवस्था की, सभी किसानों को मिले। फिर उन्हें जब डीएपी और यूरिया की जब किल्लत होती थी, जब डीएपी की आवश्यकता होती थी, डीएपी खाद नहीं मिलती थी, यूरिया खाद नहीं मिलती थी, किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी 2014 से पहले। आज देश के अंदर कहीं पर भी डीएपी के लिए और यूरिया के लिए किसानों को कहीं पर भी लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती। दूसरा, उनके खातों में 6-6 हज़ार रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें हर 3 महीने के अंदर डाली जा रही हैं, तो उन्हें जो 6 हज़ार रुपये दिया जा रहा। दूसरा, जो किसानों की जो उत्पादन होता है उसका लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार ने जो अभी हमारे माननीय सांसद जी बता रहे थे, जो एमएसपी बढ़ाई है, 1.5 गुनी की है। ये एक, पहले हम लोग कभी सोचते थे गेहूँ हमारे यहाँ 1100-1200 रुपये बिकता था, आज वही गेहूँ 1950 रुपये और 2000 रुपये बिक रहा है। ऐसे ही मक्का भी है, 800 रुपये 700 रुपये बिकती थी, बाजरा भी 800-900 रुपये बिकता था, आज वही बाजरा है जो 2200 में बिक रहा है, 1800 में बिक रहा है। तो इसलिए जो लोगों को, किसानों को उनकी बाजी मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने काम किया है। और सही माने में देखा जाए कि देश के अंदर किसान जो कोरोना काल में जिस तरह से किसानों ने परवाह नहीं की, कोरोना की भी परवाह नहीं की, और फल सब्जियां अनाज जो उत्पादन किया, उससे आज हिंदुस्तान की जो ग्रोथ है, विकास दर है, बराबर निरंतर बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे भी इस बात की तस्दीक करती है, जैसे कि आप बाजरा के किसानों का जिक्र कर रहे थे कि बीते खरीफ में सबसे ज्यादा जिन किसानों को लाभ हुआ है एमएसपी का, उसमें बाजरे के किसान सबसे पहले हैं, उसके बाद उड़द, तुर और मक्का के किसान आते हैं। उसी तरह रबी के किसानों का हम देखें तो मसूर, चना, सफेद सरसों, कुसुम के जो किसान हैं उनको सबसे ज्यादा एमएसपी का लाभ मिला है। बहरहाल, इकोनॉमिक सर्वे का हम जिक्र कर रहे हैं। जोशी जी, जानना चाहूंगी, इसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जो कृषि का क्षेत्र है उसे एक आधुनिक व्यावसायिक उद्यम की तरह देखा जाना चाहिए। तो आज का ये जो बजट है, क्या उस दिशा में ले जाता हुआ ये बजट नजर आता है आपको? फूड प्रोसेसिंग के बारे में इस बजट में 2 बड़े अनाउंसमेंट हैं। एक तो ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम, जो हमारी 3 टमाटो, अनियन और पोटैटो कमोडिटीज़ पे थी, उसको 22 कमोडिटी पेरिशेबल कमोडिटीज़ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे फूड प्रोसेसिंग और जो किसानों का पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उसको बाज़ार में ले जाना, उसको एक्सपोर्ट में ले जाना, उसको इंडस्ट्री में ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। और दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट है PLIS का, जो सरकार ने पहले डिसीजन लिया था कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में, इसमें फूड प्रोसेसिंग एक सेक्टर है जिस पे 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन है अगले 5-6 साल में। तो उसमें भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग का बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग, पेरिशेबल कमोडिटीज़ को इस बजट से बहुत ज़्यादा फायदा है। जी जी जी, बिल्कुल। और मस्त जी, जो क्षेत्र है कृषि से जुड़े हुए, संबद्ध क्षेत्र जो है, उसकी हम हिस्सेदारी देख रहे हैं कि वो ज़्यादा फसल और वानिकी के मुकाबले में हम देखते हैं कि जो पशुपालन और मत्स्य पालन है उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है जीडीपी में। तो ऐसे में क्या ये मत्स्य पालन को एक उभरते हुए विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है? इस ओर हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार का ध्यान भी है, और इस बार के बजट में भी 5 फिशिंग हब तैयार करने की बात की गई है। पिछले जो बजट है उसमें भी हमने देखा था कि मत्स्य पालन पर काफी जोर था। तो ये एक ऐसा क्षेत्र क्या उभरता हुआ सा लग रहा है सरकार को जिस पर वो जोर देना चाहती है? आय के सृजन के भी बहुत सारे यहाँ पर विकल्प हैं। जी, कृषि का क्षेत्र का हिस्सा ही पशुपालन है, मछली पालन है, सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, वो कृषि का ही हिस्सा है। हमारी सरकार ने, मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद, मोदी जी ने पशुपालन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम उनके नेतृत्व में हुआ। फिर मछली पालन करने वाले किसानों की बड़ी बेहाली होती थी, उनके क्षेत्र में काम हुआ।
चाय बागान में काम करने वाले चाय के श्रमिकों के लिए काम हुआ। ये काम खेतीहर कामगारों से लेकर और मछली पालन, पशु पालन, आज दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का भारत में होता है। पशुओं के गोबर के खाद पर किसानों को सब्सिडी देने की योजना भारत सरकार ने दिया है और आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ये किसानों को पशुओं के गोबर से भी एक लाभ मिलने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ गई और मिल भी रहा है। ये काम मोदी जी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है जो 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर किसान से भाषण शुरू किया और 1 घंटे का भाषण पूरे किसान पर समाप्त किया। एक प्रधानमंत्री का किसान के प्रति समर्पण मैं जीवन में पहली बार देखा हूं कि कोई प्रधानमंत्री अपने 1 घंटे के भाषण में किसान से भाषण शुरू करता है और किसान पर ही समाप्त करता है। ये मोदी जी के किसानों के कृषि के प्रति समर्पण का एक बहुत बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी की जो तस्दीक है वो हर बार के बजट में भी होती है जब हम देखते हैं कि जो कृषि का क्षेत्र रहता है वो प्राथमिकताओं में रहता है। तो हम यहाँ पर कृषि से जुड़े उद्यमों की बात कर रहे हैं। मुकेश राजपूत जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र है ये एक बहुत ही संभावनाएं लिए हुए हैं। इसमें ऑपरेशन ग्रीन्स को जिस तरह से चलाया जा रहा है, टॉप से टोटल ये पहले केवल 3 कृषि उत्पाद थे जिसको लेकर के ऑपरेशन ग्रीन चल रहा था, टमाटर, आलू और प्याज, और अब उसमें और भी ज्यादा जो उत्पाद है वो जोड़ दिए गए हैं, टॉप से टोटल चला गया है। तो लगातार इस ओर ध्यान है कि जो चीजें बर्बाद हो जा रही है उससे भी किस तरह से आमदनी प्राप्त की जाए और सामान्य से बेहतर आमदनी प्राप्त की जाए, इस पर साफ तौर पर जोर दिख रहा है। देखिए, सही माने में ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत पहले हमारे यहाँ 3 जो है आलू, प्याज और टमाटर 3 फसलों पर और 3 उत्पादों पर था। और भी हरी सब्जी भी। और अब इसके बाद में मछली अब कहा गया है इस पर कि हम 22 और प्रोडक्ट इसमें शामिल किए जा रहे हैं जो जल्दी खराब होते हैं। और सही माने में ये वो जो जल्दी फसलें जो खराब हो जाती हैं, जो जल्दी प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, ऐसे 22 फसलों को और इसमें जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बजट व्यवस्था कर दी गई है। और सही माने में जैसे बहुत सी हरी सब्जियां हैं, बहुत से फल हैं, इनमें जो इंक्लूड हो जाएंगे तो जो जल्दी फसलें खराब हो जाती थी उनका मार्केट में पैसा प्राइस नहीं किसानों को मिल पाता था, मूल्य नहीं मिल पाता था। अब 22 फसलें और जो ग्रीन स्कीम में जुड़ जाएंगी तो हमारे यहाँ जो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी बिना मूल्य मिले हुए, अब उन्हें उनका लाभकारी मूल्य मिलेगा और लाभकारी मूल्य मिलेगा और जो लोग उसको खाएंगे सस्ता और अच्छा खाएंगे। राजपूत जी, यहाँ पर बहुत सारे किसानों से हमारी सहयोगी अंजू सिंह ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि ये जो बजट है उन्हें कैसा लगा है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जो कि लगातार बजट पर नज़र बनाए हुए हैं और दूरदर्शन किसान को देख रहे हैं ताकि वो बजट की बारीकियों को समझ सकें। और जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा था कि ये बजट नेवर बिफोर बजट होगा, यानी अभूतपूर्व, और ऐसी झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में इस बार भी फोकस है। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जिन क्षेत्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया, कृषि उन्हीं में से एक था और इसे और गति देने के लिए और किसानों की आय को दुगना करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में भी की गई हैं। मसलन ऋण राशि बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसके लिए अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी। साथ ही कई और नई घोषणाएं की गई हैं। मसलन ई-नैम से 1000 नई मंडियां जोड़ी जाएंगी। हमारे किसानों ने बहुत ध्यान से इस बजट को देखा है और अपने मतलब की चीज़ें समझ भी ली हैं। आइए उनका रिएक्शन लेते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके की बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट के बाद। जी, मोदी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है 1000 मंडियां अलग से खोलने का किसानों को एक नया रुतबा दिया है। किसानों में एक नई खुशी दौड़ी है और हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। इतना बड़ा काम मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है
हमारे लिए आज एक खुशहाली का दिन है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान काफ़ी खुश हैं और ऑनलाइन मंडियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इनाम से 1000 नई मंडियाँ जोड़ी जाएंगी, उससे किसान काफ़ी खुश है। कुछ युवा किसान भी हमारे साथ हैं, ये वो किसान है, वो युवा किसान है जिन्होंने अपने गाँव में रहना पसंद किया। आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटी, अवसर इस बजट में देख रहे हैं अपने लिए? इस बजट में जो पॉइंट बताया गया है सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे मेंबर्स और किसान के लिए। इससे क्या हो सकता है कि जो किसान अच्छी इनकम नहीं कमा पा रहा है वो हमारे साथ जुड़ के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। कोल्ड स्टोरेज, अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे दाम पे सब्सिडी प्रोवाइड करके कोल्ड स्टोरेज देती है तो उनको स्टोर करके वो ऑफ सीजन अगर बेच सकता है तो उससे अच्छी इनकम उनकी डबल हो सकती है। तो जो सप्लाई चेन भी है, ट्रैवलिंग में कॉस्ट बचता है। हमारी जैसी संस्था जो FPO है उनके लिए क्या हो सकता है कि वो मंडी में उनको जाने की अवस्था नहीं है। हम उनके लिए जो सारा जैसे 10,000 टन माल है या 1000 टन माल है, जो भी हमारे मेंबर्स का माल होता है, हम उनको उनके बिहाफ पे बेच सकते हैं उनको, ताकि उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचे, उनको इनकम भी उनकी डबल हम करवा सके। ये हमारा सहयोग रहता है। तो सरकार ने बहुत अच्छे वे से इस चीज़ों को डेवलप किया। बजट में बताया गया है कि जो कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए और सप्लाई चेन बनाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं। जी, और यहाँ पर हम कुछ और किसानों से बात करेंगे। जिस तरीके से हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन यानी मत्स्य पालन को बढ़ोतरी देने के लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है और इस बार के बजट में भी इस बात को ध्यान में रखा गया। आप इस पर क्या कहेंगे? हम इस बारे में कहेंगे जी, मैं राजू माथुर खराड़ा गांव है। मोदी जी ने जितने भी काम के किसान के सोच के किए हैं, हर काम जब से मोदी जी बैठे किसान उसी टाइम से खुशहाल होता जा रहा है। मत्स्य पालन पे जो अभी इतना ज्यादा रुपया इन्होंने बढ़ाया है कर के लोन में देने का, बहुत अच्छा काम किया। सब सराहनीय काम किए मोदी जी ने अब तक, सीतारमन जी ने भी। और हमारे साथ कुणाल जी हैं, ये एक प्रगतिशील युवा किसान है और पॉली हाउस में खेती करना, सब्जियों की खेती करना और जितनी भी नई तकनीक के बारे में आप सोच सकते हैं उन सभी चीज़ों को ये अपनाते आए हैं कृषि में। और हमने देखा कि माइक्रो इरिगेशन के लिए भी राशि आवंटित की जाएगी, उसका बजट भी बढ़ाया गया है। आपको क्या लगता है किस तरह का लाभ होगा इससे? इससे 5000 करोड़ रुपया जो ड्रिप इरिगेशन के लिए अतिरिक्त दिया गया, ये ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे फल सब्जी या इस तरह की कोई सब्जियाँ या हमारी जो भूमि अभी बंजर पड़ी हुई है, और दोनों का फायदा होगा। पानी की बचत होगी, खाद की बचत होगी, दवाई की बचत होगी और सही फसल जो है अच्छी आएगी। इससे बहुत लाभ जो है किसान को मिलेगा और इस तरफ ध्यान देने का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ सीतारमन जी को, जिन्होंने 5000 करोड़ रुपए खास तौर पे ड्रिप इरिगेशन के लिए रखे और इससे एनवायरनमेंट में भी फर्क पड़ेगा। हम कम से कम पानी यूज करेंगे, कम से कम दवाइयाँ यूज करेंगे। बिल्कुल, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक बूंद भी पानी का व्यर्थ ना जाए और ये तभी संभव है जब हम माइक्रो इरिगेशन को अपनाएंगे और इसीलिए इस बात का ध्यान इस बजट में भी रखा गया है। हमारे साथ कुछ और भी किसान हैं, आपने भी बजट बहुत ध्यान से देखा होगा। किसानों के हित का बजट है और इसमें 16 लाख करोड़ रुपया जो किसानों के ऋण के लिए रखा है सरकार ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रखा गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा बार साधुवाद और मैं धन्यवाद करूंगा मोदी सरकार का और आदरणीय मंत्री निर्मला सीतारमन जी का। इस बजट से विकास को और गति मिलेगी, यानी कृषि के क्षेत्र की तरफ से हमारी GDP में योगदान और बढ़ेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। चलिए वापस चलते हैं अपने सहयोगियों के पास स्टूडियो में। जी बिल्कुल, अंजू ने हमारे और भी किसान साथियों से बातचीत की और देखा आपने कि किस तरह से उनमें खुशी है, इस बजट को लेकर संतोष जाहिर किया है और बताया है कि किस तरह से मोदी सरकार ने हमेशा किसानों का ख्याल रखा है। खास तौर पर बजट की बात करें तो एक अंतरिम बजट के साथ साथ ये 9वां बजट है मोदी सरकार 1.0 और 2.0 को मिलाकर देखा जाए और लगातार हम देख रहे हैं कि इन बजट में जो किसान है वो हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं और इस बार भी कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो बजट है उसे अगर जोड़ दिया जाए तो वो पहले से ज्यादा बनता है। बहरहाल, और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। नारा के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दलवाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं
और इसके साथ ही कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरेश पाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। दलवाई साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि बताएं किस तरह से ये जो बजट है इसे देखा जाए, खास तौर पर जो किसान है अब तक जिसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ही तमाम जोर रहता था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक उद्यमिता का विकास हो और जो किसान है वो किसी न किसी प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन से जुड़े और अपनी जो आमदनी बढ़ाने की उसके जो जरिए है उसमें इजाफा हो, इसके लिए कई तरह के विकल्प भी जो है वो किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये जो बजट है क्या वो तमाम इन चीजों को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है? धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि पिछले 6 साल से कृषि क्षेत्र में एक बदलाव को लाया गया है और लाने का एक भविष्य में भी उसी दिशा में जाने के लिए ये जो हमारा बजट है, जो रिफॉर्म्स है, ये सब सपोर्टिव है जी। इस साल का बजट जो है आप देखेंगे कि जो हमारा रिवाइज्ड एस्टिमेट था 2020-21 के तुलना में बजटरी एलोकेशन बढ़ाया गया है। जब आप एग्रीकल्चर के बारे में सोचेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज इनको भी जोड़ना चाहिए और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है वो भी किसान के हित में ही काम करता है जी। अगर ये दोनों मंत्रालय को आप जोड़ देंगे आप देखेंगे लगभग हमारा इस साल का बजटरी एलोकेशन है 1,40,000 करोड़, कुछ कम है। और इसके साथ अगर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो नरेगा के लिए एलोकेशन किया गया है जहां बहुत पैसा कृषि के लिए ही खर्च किया जाता है जी। तो आप देखेंगे कि इस साल पहले से ही बहुत एलोकेशन में इंक्रीज हुआ है जी। दूसरी जब आप जैसे आपने कहा कि हमारा लक्ष्य है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ हमारा कृषि उत्पन्न पर किसानों को ठीक रेट दिलवाए तो इस दृष्टि से इस बजट में पहले हमारे एमएसपी और एमएसपी बेस्ड सिस्टम जो है प्रोक्योरमेंट का उसको और मजबूत करने के लिए एक घोषित किया गया है। दूसरी बात है मार्केट रिफॉर्म्स पर भी उतना ही जोर दिया गया है और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे सब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं अगर हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन उसका मतलब है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे तो कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस बजट में उस पर विशेष ध्यान दिया गया है जो पहले ही जैसे सरकार ने कहा था जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज को घोषित किया गया था मई 2020 में वो भी हमारा बजट का अंग ही है। तो इस बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड, फिशरी डेवलपमेंट फंड, इन सब को जो पैसा पहले घोषित किया गया था उस सब के लिए इस प्रावधान किया गया है जी, और जी। इसके साथ साथ नॉन बजटरी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। उदाहरण स्वरूप हमारा जो माइक्रो इरिगेशन है क्योंकि हमारा पानी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में माइक्रो इरिगेशन फंड को बढ़ाने के लिए बजटरी एलोकेशन के साथ 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए प्रावधान किया गया था। इस साल उसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए बजट में घोषित किया गया है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा 5 मुख्य पोर्ट्स है देश में उसको एक इकोनॉमिक हब के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और उसके साथ साथ 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया जाएगा। जब टेक्सटाइल पार्क को आप स्थापित करेंगे हमारा जो कॉटन है कॉटन को भी उतना ही, कॉटन या जूट इन दोनों को भी उतना ही हमारा प्रामुख्यता मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दलवाई साहब फिर लौटेंगे आपके पास और भी आपसे जानकारी लेंगे इस बजट के बारे में। सुरेश पाल जी की प्रतिक्रिया में इस बीच ले लूं। सुरेश पाल जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं जो कृषि का क्षेत्र है उसकी जो हिस्सेदारी है वो लगातार कम होती गई है। इस बार जो चालू वित्त वर्ष है उसमें हमने देखा है क्योंकि जो परिस्थितियां हुई बिल्कुल अलग थी, इसमें उसने बेहतर प्रदर्शन किया है विनिर्माण सेक्टर और सेवा सेक्टर के मुकाबले। ये स्थितियां वापस से बदल तो नहीं जाएगी, एक चिंता का विषय ये होता है। और ऐसे में अभी जो वृद्धि दर देखी गई है, वृद्धि दर में भी हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, तो उसको मोमेंटम मिले उसके लिए क्या आपको लगता है ये जो बजट है वो साथ देगा? देखिए, इस बजट का जो फोकस है वो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसको जो रिकवरी है उसको कैसे एक्सेलरेट करें जी।
उसमें थोड़ी जो ग्रोथ दर है उसमें बहुत कमी आई है, और जो पहले के स्तर है उससे भी उसको रिकवर करें और फिर उसको आगे कैसे बढ़ाएं, वो ही सरकार का फोकस है। बजट का भी फोकस है, और उससे पहले जो सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए थे, आत्मनिर्भर जो अभियान सरकार का है उसी को आगे ले जाने की कोशिश इस बजट में की गई है। हम जहाँ तक बात करते हैं कृषि की, जो अर्थव्यवस्था में क्या उसका योगदान है, मैं इस साल को अगर देखा जाए, जब हमारी अर्थव्यवस्था ये घटी है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हमारी कृषि की जो वृद्धि दर है वो 3.4% है, पॉजिटिव है, बढ़ी है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कृषि का है। अगर कृषि में भी हमारी जो वृद्धि दर है वो कम होती घटती, तो मैं समझता हूँ इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी के होते, और ये जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है कृषि की, ये इकोनॉमिक रिवाइवल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही है और आगे भी देगी। अब आते हैं बजट के ऊपर। बजट में जैसे मैंने कहा कि जो हमारे आत्मनिर्भर अभियान चल रहे थे, जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, बहुत सारी मई से लगा के बाद में बहुत सारे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए, उसी को आगे ले जाने का प्रयास किया गया है और एक बजट तरह के रूप में उसको ढाला गया है। जी। और इसमें जो कृषि है, कृषि का जब आप देखें, मई में जब अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने, करीब 1.5 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की थी, उसमें पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा गया है। इस बजट में भी एलोकेशंस किए हैं एग्रीकल्चर में जितने थे, इसका क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होगा, इस पर आगे बात करेंगे सुरेश पाल जी। लेकिन इस बीच हमारे दर्शकों को हम दिखा दें कि बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा। We will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry, Pashupalan, dairy, and to Matsyakar, to the fisheries. We are enhancing the allocation to the Rural Infrastructure Development Fund from 30,000 crores to 40,000 crores. Fisheries, I'm proposing substantial investments in the development of modern fishing harbors and fish landing centers. To start with, 5 major fishing harbors, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Paradip, and Petua Ghat, will be developed as hubs for economic activity. We will also develop inland fishing harbors and fish landing centers along the banks of rivers and waterways. Seaweed farming is an emerging sector with potential to transform the lives of coastal communities. It will provide large-scale employment and additional incomes. To promote seaweed farming and cultivation, I propose a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. यहाँ तो पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि डेयरी प्रसंस्करण के लिए पिछली बार भी हमने देखा था कि खास तौर पर लक्ष्य रखा गया है, और अभी किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अब जो ये बजट भी मिल रहा है, इससे कितनी तेजी आएगी इस दिशा में? डेयरी सेक्टर में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसका स्कोप, हमारा कंजम्पशन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में डेयरी सेक्टर में बड़े बड़े प्लांट्स डाल के उसमें डेयरी के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे चीज़ हो चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स हों, उनको विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। उससे जो रॉ मिल्क है उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। जी, मस्त जी, आपको इसकी कितनी अहमियत लगती है, ख़ासतौर पे डेयरी प्रसंस्करण को लेके? कोविड का अभी हमने महामारी का दौर झेला है और डेयरी का जो उद्योग है उस पर भी उसका असर पड़ा है। जो दुग्ध उत्पादन है वो तो जारी रहा, लेकिन लेने वाले कम रहे, चाय वगैरह की दुकानें बंद हो गई थी। ऐसे में उसका प्रसंस्करण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। नकद की कमी भी महसूस की गई थी, जिस वक्त ये जो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है वो भी कहीं ना कहीं काम आया। तो ऐसे में इस वक्त में इस क्षेत्र के लिए पैसे डालना सरकार की तरफ से ये कितना जरूरी हो गया था? देखिए, डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो कठिनाई कोरोना के काल में हुई, जी जी, वो उन लोगों की हुई जो डेयरी के
मतलब दूध के उत्पादन का व्यवसाय करते हैं। लेकिन उसी समय ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कोरोना के चिकित्सा के लिए दूध और हल्दी और गुड़ लेना जरूरी है। तो दवा के तौर पर भारी मात्रा में जिन लोगों को दूध नहीं मिलता था वो लोग भी दूध खरीद करने लगे। इसलिए दूध के खपत की मात्रा कम नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने उस समय कई लाख करोड़ रुपया कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में और मछली पालन के क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराकर उनकी राहत की व्यवस्था की थी। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि पहला इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो किसानों के कृषि की छोटी छोटी समस्या को भी जानते हैं, उसका समाधान का रास्ता। आप समझ लीजिए कि अध्यादेश से वो फैसला हुआ। इसके बाद हमारे संसद में फिर उस पर अध्यादेश के बाद उस पर फैसला हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी उपलब्धि है किसी सरकार के लिए कि हम तुरंत देखते हैं और अध्यादेश संविधान ने दिया है हमें अधिकार, तो अध्यादेश से हम अपने देश के लोगों के समस्या का समाधान करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता है सरकार में और जोखिम उठाने की भी जो है वो कुव्वत है, और इसी का जो असर है वो हम देखते हैं। तो सुरेश पाल जी, फिशरीज की, मत्स्य पालन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 28 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे में इसको और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इस सेक्टर को, इसमें रोजगार के अवसर और कैसे पैदा किए जा सकते हैं? देखिए, ये पशुपालन और फिशरीज, ये दो हमारे सेक्टर ऐसे हैं जो इनकी ग्रोथ देखी जाए वो 7% से भी ज़्यादा रही है। तो ये उभरते हुए क्षेत्र हैं जिनमें और निवेश की ज़रूरत है, और इनमें जो ग्रोथ है ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, इसलिए उनमें ग्रोथ हो रहा है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि ये पेरिसेबल हैं, ग्रोथ देखते हुए, डिमांड को देखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि हम कैसे जो बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसको मॉडर्नाइज कैसे करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे डेयरी की बात करते हैं, डेयरी में अगर देखा जाए एक बहुत ही छोटा हिस्सा जो ऑर्गेनाइज डेयरी में जाता है, ज़्यादातर इनफॉर्मली उसका मार्केटिंग होती है। अगर इसको हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज कर दें तो किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा, उसके बाद में इसका जो वेस्टेज है वो भी कम होगा, और जो रोजगार के अवसर पूरे उस सीरीज में जो पैदा होंगे वो भी अपने आप में एक बड़ा मतलब योगदान होगा। साथ में जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है दूध की शहरों में या बाकी जगह जहाँ पे उतना नहीं है, बढ़ेगी तो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसकी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। दूसरा, जब फिशरी की बात की जाए तो फिशरी में प्रोडक्शन तो इसका बढ़ ही रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसको भी मॉडर्नाइज करें। इसमें हब की बात की गई है, 4-5 हब बनाए उससे, जिससे, और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिशरीज का एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोर्ट तभी होगा जब हमारा वो पूरा चैनल ऑर्गेनाइज होगा। हमारी सरकार ने किसान रेल के लिए किया, किसानों के सामानों को एक दूसरे जगह ले जाने की व्यवस्था। उसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन से मैंने पोर्ट बनाकर किसानों के उत्पादन को ले जाना। दूसरा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला किया है, जिसमें किसानों को और एक हजार रुपया भी उसके खाते में चला गया कि ऑर्गेनिक खेती के प्रोत्साहन के लिए। किसान रेल का हमने अलग से जिक्र तो नहीं सुना है मस्त जी, लेकिन ये रेलवे के लिए बहुत ही रिकॉर्ड जो है बजट का प्रावधान किया गया है, तो मान सकते हैं कि उसमें ही शामिल है ये किसान रेल का? किसान रेल एक अलग ही प्रयास है सरकार का, और अपने आप में अनोखा किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। नहीं, मैं किसान रेल की बात कर रही थी। कृषि के बजट में इतना बड़ा इजाफा किया गया है, वो तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उस कमेटी की मीटिंग में जब बहस होगी, बहस के बाद उसमें फैसला होते ही क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये अभिनव प्रयास किया गया है, जो किसान रेल है वो चलाया जा रहा है। उसमें काफी जो बर्बादी है जो है वो थम जाएगी, और कहीं ना कहीं उसके जो बेहतर भाव है वो किसानों को मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम, और ई नैम को लेकर भी यहाँ पर खास घोषणा की गई है बजट में। क्या घोषणा की गई है, आइए देख लेते हैं। Around 1.68 crore farmers are registered, and 1.14 lakh crores of rupees trade value has been carried out
through e-NAMs, the National Agricultural Market. Keeping in view the transparency and the competitiveness that e-NAM has brought into the agricultural market, 1,000 more mandis will be integrated with e-NAM. जी हाँ, तो ई-नैम को लेकर के घोषणा की गई है। 1000 और मंडियों को ई-नैम में जोड़ा जाएगा और पहले से ही काफ़ी मंडियाँ इसमें जुड़ चुकी हैं। 1000 से ज़्यादा ही मंडियाँ जुड़ चुकी है। दलवाई जी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर काफ़ी जोर है, केवल ई-नैम ही नहीं बल्कि बाकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसमें भी हम देख रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लेकर जोर दिया जा रहा है। क्या सोच इसके पीछे चल रही है? आप ठीक बोल रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत उपयोग किसानों को हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही होगा कि इनपुट मैनेजमेंट और आउटपुट मैनेजमेंट दोनों पर किसानों को लाभ पहुंचे। इसके साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिस्क रहता है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत लाभ होता है। तो पहले हम एक सेंट्रलाइज किसानों का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे देश में जितने किसान हैं उनका पूरा डिटेल हमारे पास रहेगा, ताकि जो जो बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट्स किसानों के हैं उनको हम सीधा डीबीटी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हमारे साथ प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकारों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा, ये जो आउटपुट मैनेजमेंट है, एमएसपी हो, एमएसपी के आधार पर जो प्रोक्योरमेंट होगा, उसके साथ ये जो हमारा मार्केटिंग व्यवस्था है, मार्केटिंग व्यवस्था के लिए हमारे एपीएमसीज एक बहुत बड़ा भूमिका है उनका। तो आज तक हमने 1000 एपीएमसीज को ई-नैम प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी ऑनबोर्ड हमने किया है और इससे हमने देखा है कि किसानों को अच्छा रेट मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां जो ऑक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि वो डिजिटल होता है। अब इसी लाभ को देखकर इस साल सरकार ने बजट में और 1000 मार्केट को जोड़ने के लिए एक व्यवस्था किया है और ये दोनों प्लेटफॉर्म ये 2000 मार्केट के साथ कर्नाटक में उन्हीं का एक व्यवस्था है, उसको रेम्स कहते हैं, वो भी ई-नैम जैसा ही है। उनका लगभग 200 मार्केट ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो गया है। तो लगभग साल के अंत तक 2200 मार्केट अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएगा, बाकी जो 500 बच गया वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अदल भाई साहब, ये नए कृषि कानून आए हैं, इनके लागू होते ही जो किसान हैं वो ई-नैम के जरिए भी बाकी तमाम मंडियों का देख पाएंगे क्या हाल है और जहां भी उन्हें अच्छे भाव मिलते हुए नजर आएंगे वो अपने कृषि उत्पाद को बेच पाएंगे। तो इस तरह की तमाम जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं, इसका इस्तेमाल किसान अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। बहरहाल, खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के खास तौर पर बजट में क्या कुछ कहा गया, आइए इस पे एक नजर डाल लेते हैं। To boost value addition in agriculture and allied products and their exports, the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to only tomatoes, onions and potatoes will be enlarged to include 22 perishable crops. जी हाँ, तो बजट भाषण का ये अंश आपने देखा और यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुकेश राजपूत जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी ग्रामीण विकास को लेकर के। कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बातें हमने की है, लेकिन ग्रामीण विकास पर भी सरकार का पूरा ध्यान यहाँ पर बजट में हमने देखा है। उज्ज्वला योजना जो है उसे भी विस्तार दिया गया है, 1 करोड़ और लाभार्थी अब जो है वो इसमें जुड़ेंगे। स्वच्छ पानी की बात हो, कोरोना महामारी का जो दौर है हमने झेला है और हम देख रहे हैं कि बजट की शुरुआत में ही स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बातें की गई है, स्वास्थ्य पर पूरा जोर दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान की आमदनी को बढ़ाना है और गांव को सभी सुविधाओं से जोड़ना पड़ेगा जी। जैसे गांव में साफ सुथरा गांव कैसे हो, हमारा गांव में अच्छे रोड्स कैसे हो, उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अच्छी सड़कें बन रही हैं। गांव में धुआं ना हो, जो बहनें खाना बनाती, माताएं खाना बनाती, उनकी आंखें खराब ना हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए निरंतर वहाँ हमारे यहाँ 8 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 8 करोड़ महिलाओं को
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस दी गई, 1 करोड़ और लोगों को गैस देने की, जो गरीब लोग हैं 1 करोड़ और लोगों को गैस निःशुल्क देने की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह गांव-गांव में शौचालय बनाए गए, हर घर को शौचालय दिया गया। अब सामूहिक शौचालय भी हर गांव में एक बन रहा है। तो इस तरह से, और जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, गांव में हर गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया, हर गरीब आदमी को निःशुल्क उसे कनेक्शन दे दिया गया, विद्युत कनेक्शन दे दिया गया। ये गांव का समुचित विकास के लिए ही सब व्यवस्थाएं की गई हैं। हर घर, हर व्यक्ति को 2022 तक छत मिल जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी के लिए आवास दिए जा रहे हैं। तो सही माने में माननीय नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गांव का सर्वांगी विकास के लिए गांव के प्रधान को पहले से जो बजट मिल रहा था, वो बजट में भी कई गुना ज्यादा, 10 गुने से ज्यादा उस बजट में भी व्यवस्था की गई है कि उसे जो बजट पहले यदि कहीं 10 लाख रुपए मिलता था तो उसे बढ़ा के 70 लाख कर दिया गया। 70 लाख मिल रहा था तो उसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर कर दिया गया है। यही वजह है मस्तूर जी कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं, अब उन्हें गांव में रहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि हमने कई देखा है कि जो उच्च शिक्षित युवा हैं वो भी कृषि से अब जुड़ना चाह रहे हैं, नई तकनीकें साथ में ला रहे हैं, अपने अनुभव को भी इसमें लेकर आ रहे हैं। तो जो गाँव की तस्वीर है वो अब बदलने लगी है। देखिए, शासन से या सरकार से अपेक्षा लोग करते हैं कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी योजना बनाती है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए नई नई योजनाएं, नई टेक्नोलॉजी का अन्वेषण किया। उससे खेती के उत्पादन का एक नया युग शुरू हुआ जी। और खेती के उत्पादन को बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था बनी। तो उसमें नए नौजवानों को भी एक संभावना दिखने लगी कि एक बहुत अच्छा रोजगार हमारे योग्यता के अनुरूप खेती में भी मिल सकता है जी। उसके पहले चलने वाली सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में इस तरह का विकास नहीं किया, इसलिए गांव से नौजवानों का पलायन भी हुआ। और पलायन होने के बाद शहरों में एक अलग समस्या खड़ी हो गई और गांव में एक पलायन से अलग तरह की समस्या खड़ी हो गई। कोरोना में जब बदला बदली होने लगा तो वो समस्या देखने को मिली, लेकिन किसानों के परिश्रम के पसीने की ताकत ही है जी कि किसी को भी अनाज के अभाव में मरने नहीं दिया। गोदाम भरा था, प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में अनाज देने का फैसला किया और करोड़ों करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज मिला। ये कृषि हमारी की शक्ति है हमारे देश के, और पहली बार इस देश के लोगों को लगा है कि किसान और कृषि हमारी देश की संपूर्ण शक्ति है। जो देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था ही है जो हमारे देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है, मजबूत कर सकती है और वही आत्मनिर्भर भारत बनाने का आधार बन सकती है। बिल्कुल। और युवाओं की बात हो रही है, युवा जो हैं हमारे वो काफी समझदार है, जहां लाभ मिलता हुआ नजर आता है तो उसे जरूर अपनाते हैं। जोशी जी, यहाँ पर स्टार्टअप्स में आजकल हम युवाओं का देख रहे हैं कि काफी रुझान है और ये जो उद्यमी जो हैं युवा वो आजकल बनना चाह रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर एक अपार संभावनाएं उन्हें देता है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो पहले घोषणा की गई है, इससे पहले ही कोविड के दौरान घोषणा की गई है, कितना लाभ इसका युवाओं ने लिया है और अब इसमें जो इजाफा किया गया है तो उसका कितना और लाभ दे पाएंगे आपको लग रहा है? कोई सुझाव भी अगर आप युवाओं को देना चाहते हैं जो इसका लाभ लेना चाहते हो? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सबसे ज्यादा आजकल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कोल्ड स्टोरेज के बढ़ रहे हैं जी। तो दिल्ली के आसपास ही जैसे काफ़ी मैंने युवाओं को देखा है जो अपना कोल्ड स्टोरेज डाल रहे हैं या किसी का कोल्ड स्टोरेज किराए पे लेके चला रहे हैं, और जब सब्जी और फलों की कीमतें गिरती हैं तो उनको खरीद के और महीने 2 महीने रख के जब कीमतें बढ़ जाती हैं बेच के काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। एक तो दूसरों का सामान कोल्ड स्टोरेज में रख के किराया उठाते हैं और दूसरा फल सब्जी की ट्रेडिंग करके। तो ये एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन में युवाओं को बहुत प्रोस्पेक्ट है, और खास तौर पे जो बड़े शहर के आसपास रहने वाले युवा हैं जी। एक दूसरा और हमने बजट में जो प्रावधान देखा है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का बजट प्रोविजन बढ़ा के और कहा गया है कि APMCs में भी ये पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है तो उससे जो हमारी मंडियां हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत
इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि 10,000 करोड़ का एडिशनल बजट इसमें जा रहा है और जो एग्जिस्टिंग बजट को भी यूज किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा सुरेश पाल जी। मंडियों की व्यवस्था को लेकर के पहले भी मांग उठती रही है कि मंडी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कृषि कानून के बाद तो खास तौर पे ये कहा जाने लगा कि भाई सरकार तो दरअसल एपीएमसी की जो मंडियां है उसे खत्म करना चाहती है, लेकिन जैसा कि जोशी जी बता रहे हैं, अगर इस कोष का इस्तेमाल एपीएमसी मंडियों को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है तो सरकार की मंशा भी यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि क्या है। देखिए, प्रयास ये है कि हमारी कृषि भी बदले, वो आधुनिक हो, आधुनिक तकनीकी का उसको इस्तेमाल करें, और कृषि से जुड़ा हुआ जो हमारा तंत्र है, सर्विस जिसको हम बोलते हैं, चाहे उसमें बीज की बात करें, हम खाद की बात करें, कीटनाशक की बात करें, या फिर हम मार्केट की बात करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट वाला जो ये तंत्र है पूरा, एक तरह से सपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी भारी बदलाव आए, वो ज़्यादा इफिशियंट हो, उसकी जो है कॉस्ट कम आए और फार्मर्स की ज़्यादा उनको एक्सेस हो इन सब सुविधाओं की। तो ये प्रयास हम चल रहा है सरकार का, और उसी दिशा में जो हायर एलोकेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए जो एलोकेशन किए जा रहे हैं, या और जो रिफॉर्म्स हैं, रेगुलेशन, उसके रेगुलेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों पे एक होलिस्टिक टाइप की अप्रोच सरकार फॉलो कर रही है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे, दो चीज़ें इस बजट में है, पता नहीं उनकी चर्चा की गई कि नहीं की गई। एक, पहली बार इंट्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, सेस किया गया है कुछ कमोडिटीज पे, जिससे जो पैसा आएगा डिफरेंट कमोडिटीज में डिफरेंट रेट है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। उसमें 4 से 1 अच्छी पहल है और उसका जो है स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरा, इसमें जो बात कही गई है वो पहले से भी चलती रही है, वो कही गई है कृषि ऋण की, जो टारगेट रखा गया है 16.5 16.5 लाख करोड़ का, और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमेशा टारगेट को अचीव किया गया। लास्ट ईयर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अचीव भी हो रहे हैं, और ये किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इसमें टारगेट तो बढ़ा ही है, साथ में जो हमारे जो फसल पैदा करते हैं, पशुपालक हैं, फिशरीज वाले, सबको एक्सेस मिली है इस क्रेडिट की। ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। जी, चलते चलते दलवाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कृषि विकास दर है वो और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए इस आगामी वित्त वर्ष में खासतौर पर किन बातों का जोर रहेगा? दलवाई साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? थैंक यू। सॉरी, जैसे मैंने पहले कहा, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बहुत आवश्यक है। तो इस बजट में इस पर बहुत जोर दिया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का है, उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड है, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ है। इन सब के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उसका मतलब है जो इंटरेस्ट सब्सिडी हमारे मंत्रालय को देना है, उसके लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इस बजट में रखा गया है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जरूर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ को एक बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ अलग अलग मंत्रालय में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में, इससे भी हमारे क्षेत्र को लाभ हो जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में या जो भी इकोनॉमिक सेक्टर में, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाभ होता है और जो इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर में कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जैसे लैंड डेवलपमेंट है या फार्म मैकेनाइजेशन है। फॉर एग्रीकल्चर मतलब है रोड डेवलपमेंट होगा, पावर सेक्टर डेवलपमेंट होगा, सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट होगा, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट डेवलप होगा। तो पूरा आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, ये बजट को खाली कृषि मंत्रालय या एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है ये मत नहीं देखना चाहिए। इनके साथ जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, फूड प्रोसेसिंग है, कंज्यूमर अफेयर्स है, अगर इनको देखेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया है। बिल्कुल, तो तमाम विभागों के जरिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की कोशिश की गई है। राजपूत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, इस बजट से क्या संदेश किसान ले? देखिए, ये बजट जो हुआ कि पास हुआ आज का, वो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है, और किसान इस पर जो 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है किसानों की आमदनी 2 गुनी होगी, इस बजट से मुझे मालूम पड़ता है कि
हमारे यहाँ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में तो मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ तो किसान की आमदनी पिछली बार आलू अच्छा बिक गया, 2 गुना नहीं 3 गुना हो गया। मुझे लगता है इस बजट के माध्यम से किसान सीख लेंगे और इस पर काम करेंगे और काम करने के बाद ये आमदनी, किसानों की आमदनी 2021 में ही इसमें ही 2 गुनी होगी, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। चलते चलते मैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय अपने वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का भी आभार व्यक्त। जी मस्तर साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। इस बजट से किसानों को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? पहली बार इस मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने दुनिया को ये संदेश दिया है इस बजट के माध्यम से कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत किसान प्रधान देश है और किसानों में एक भारी सांत्वना का संदेश दिया है इस बजट के माध्यम से कि चिंता मत करो, भारत सरकार का प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ ठीक से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, सरकार किसानों के लिए समर्पित है, ये वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में साफ तौर पर कहा है और ये बजट भी इस बात की तस्दीक करता है। और इस बजट से जो कृषि के विकास दर में एक वृद्धि हमने देखी है वो आगे और बढ़ेगी और बेहतरीन प्रदर्शन इस क्षेत्र में होगा और किसानों की जो जिंदगी है वो बेहतर बनेगी, समृद्धशाली होंगे किसान, ये हम उम्मीद करते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।